एक महिला का देवर जो अपने घर से बाहर केरल में रहकर नौकरी करता था। उसकी पत्नी घर पर ही परिवार के साथ रहती थी और उस पर दो बच्चे भी थे। वो व्यक्ति वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरह की आवाजें आती थी और यही बात जेठानी को परेशान करने लगती है। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आती हैं। हमें देखना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कमरे में कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने देवरानी की ये बात अपने पति से कही, तो पति कहता है कि इतने दिन शादी को हो गए हैं, लेकिन शादी से आज तक इसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनने को नहीं मिली। तुम इस पर क्यों शक करती हो? क्यों घर का माहौल खराब करने पर लगी हुई हो? जैसे ही जेठानी को ये बात कही जाती है उसकी देवरानी के बारे में, उसके बाद ये बात आखिरकार देवरानी तक पहुंच ही जाती है और घर में एक तरह से तांडव शुरू हो जाता है। देवरानी ने साफ साफ कहा कि मैं अब इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी जहां उसकी इज्जत पर उंगली उठाई जा रही हो। वो अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर शहर चली जाएगी और फिर अपने बच्चों को वहीं पर पढ़ाएगी और एक कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरह कहकर देवरानी शहर चली जाती है। लेकिन शहर जाने के कुछ दिन बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है। वो मर जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है और उधर वो कोर्ट जाकर शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें भी हैरानी हो जाती है। और जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस महिला ने इस तरह का काम क्यों किया, जबकि ये आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को मारने की क्या जरूरत थी? तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। मैनपुरी का एक कस्बा बिछवा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है सुन्नामाई। दरअसल यहां का रहने वाला एक व्यक्ति सुनील, उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती है कि जो मेरा देवर है जिसका नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक लापता हो गया था, उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उसे खोजने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस घटना के 7 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक गायब हो जाती है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना मीरा का कुछ पता चल रहा है, ना ही समीर का। पुलिस वालों ने इस तहरीर को लिया और तहरीर को लेने के बाद एक गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ जानने की कोशिश की। आखिरकार समीर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वो कहते हैं कि समीर केरल में रहकर नौकरी करता था और इस बार वो होली पर घर आया था। किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। इसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका पति समीर कुमार, दोनों के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद उनके नंबरों को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ थे, उनकी लोकेशन कहाँ थी, किस किस से बातें करते थे। तो इनकी जो लोकेशन पाई जाती है वो हाथरस के पास एक जगह है सिकंदरा राव, वहां पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर स्विच ऑफ जाता है और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस सीडीआर को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश की
और बारीकी से खंगालते खंगालते एक नाम सामने आता है, रिंकू चौहान, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक थाना लगता है बागवाला, और बागवाला का गांव लगता है लोहा बादशाहपुर, यहाँ का रहने वाला होता है। रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो जेठानी बताती है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर आया जाया करता था। जब इससे एक बार पूछा गया तो इसने बताया कि वो उसकी मौसी की लड़की है, और जब मीरा से पूछा गया तो मीरा बताती थी कि ये उसके मौसी का लड़का है, ये बहन भाई हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, किसी को कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी। जिस तरह ये रहते थे उससे लगता था कि बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस रिंकू को तलाश करना शुरू किया तो रिंकू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था, और 11 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज होती है, और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है कि रिंकू के घर का जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल कर आती है, और वो महिला कोई और नहीं होती बल्कि मीरा होती है। मीरा की मांग में सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसका पति घर से गायब था। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो इस रिंकू चौहान के घर में क्या कर रही थी। अब इन दोनों को उठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है, और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब मीरा का पति केरल में रहकर नौकरी कर रहा था तो मीरा घर में जो भी काम होता था, काम को करने के बाद बिल्कुल खाली होती थी, इसलिए वो मोबाइल पर पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर। उसने भी इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई हुई थी। इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ वो अपडेट करती रहती थी, और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, उस पर कमेंट करता था, और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही ये दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे बातचीत करना चाहता हूं, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूं। इस तरह की बातें जब मीरा से कही जाती थी तो मीरा कहती थी कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका एक पति है, इसलिए इस जिंदगी में, इस लाइफ में तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, और इसके लिए तो उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा कि तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं, तो कैसा रहेगा। शादी की बात आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिंकू इस तरह की बातें कैसे कर रहा है। अब मीरा घर से बहाने से निकलती है और सीधा रिंकू के पास पहुंच जाती है। रिंकू के पास जाने के बाद ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, और फिर ये कुछ इस तरह रहते हैं कि जब कभी इसका मन करता था घर आने का तो वो घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बनकर आता था और घर के कमरे में पति बनकर रहता था, क्योंकि उसने मंदिर में मीरा से शादी की थी। अब उस कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, और जेठानी को ये बात पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने भी कोई यकीन नहीं किया। और जब इस बात का मीरा को पता चल जाता है तो मीरा ने अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी, और फिर घर छोड़कर चली जाती है और शहर में एक किराए पर मकान लेकर आराम से रहने लगती है।
अब यहाँ देवरानी है, दो बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो उसका पति है समीर, वो केरल में रहकर आराम से नौकरी कर रहा है। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में उसको कोई रोकथाम नहीं थी। और फिर मार्च का महीना आता है, होली का त्योहार जब करीब था, तभी इसी बीच में समीर अपना सारा सामान बांधकर केरल से घर वापस आ जाता है। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे और बच्चों से दूर रहता हूं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब कभी वापस नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े यहीं रहकर करूंगा और आराम से बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। अब मुझे बाहर नहीं जाना। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो उसे परेशानी होती है, और उससे ज्यादा परेशानी होती है रिंकू चौहान को। रिंकू कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं जाएगा। तभी वो दोनों कहते हैं कि अब करें तो क्या करें। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे, और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। फुल स्क्रिप्टेड प्लान था कि कत्ल करना है, और कत्ल भी ऐसे करना है कि किसी को भी पता ना चलना चाहिए। अब 30 मार्च 2025 को बेवर के गांव नगरिया में एक शादी समारोह था। यहाँ समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। और मीरा अपने पति समीर से कहती है क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रिज रख लें और साथ ही साथ एक टीवी रख लें। अगर टीवी और फ्रिज आएगा तो ये बहुत सही रहेगा। तो समीर कहता है ठीक है। फिर मीरा कहती है कि मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का है, क्यों ना हम वहां से ही ये दोनों सामान ले लें। जब मौसी के लड़के की बात आती है, यानी कि रिंकू की बात आती है, तो रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है। अब मीरा और मीरा का पति दोनों उनसे मुलाकात करते हैं, और इसी मुलाकात में बियर की बोतलों का इंतजाम किया जाता है। आराम से बैठकर बियर पीते हैं, और बियर पीने के बाद जब नशा हो जाता है तो इसके बाद एक भारी वस्तु, पत्थर जैसी या ईंट जैसी कोई चीज लेते हैं। उससे समीर को बेइंतहा मारा जाता है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसे मारा जाता है, और फिर समीर की मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से हाथरस के सिकंदराव एटा राजमार्ग पर सड़क किनारे उस लाश को फेंक देते हैं, और लाश फेंकने के बाद आराम से चले जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है। अब मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति समीर कहाँ है। वो कहती है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो कह रहे थे कि मैं घर आ जाऊंगा। वो घर नहीं आता है, और उधर जो रिंकू है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने हाथरस की सिकंदराव पुलिस से संपर्क किया, तो पता चलता है कि 1 अप्रैल 2025 को एक लाश बरामद हुई थी। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सड़क हादसा हुआ हो और उसमें इस व्यक्ति की मौत हो गई हो। इसलिए हमने उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराने के 72 घंटे बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उधर तो अंतिम संस्कार हो जाता है, इधर पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप निकल जाती है, और घर से निकलने के बाद 15 अप्रैल 2025 को ये कोर्ट जाते हैं, और मैनपुरी कोर्ट में जाकर दोनों शादी करते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद आराम से जैसे पति पत्नी रहते हैं ठीक वैसे ही रहने लगते हैं। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये बताती है कि अब से लगभग 1-1.5 साल पहले ये मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद शादी कर लेते हैं। इस मंदिर वाली शादी का किसी को पता नहीं था, और जो 15 अप्रैल 2025 को शादी होती है वो पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाती है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। जो सहयोगी था उसे भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा। अब ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका जेल चले जाते हैं। पति की मौत हो चुकी है, साथ ही जो 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश का जिम्मा बुजुर्ग माँ बाप पे आ चुका है। और परिवार वालों को जब ये पता चलती है कि समीर की तो जिस रात वो गायब होता है उसी रात निर्मम तरीके से बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है, तो घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी करनी थी तो आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी कह सकती थी, तुमने ऐसा ही क्यों किया, तब वो चुप्पी साध जाती है। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला भी, वो भी 2 बच्चों की मां, आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। जिस तरह से जेठानी ने शुरुआत में ही इस महिला पर शक किया था, काश घर के सभी लोगों ने उस महिला के बारे में अगर तस्दीक की होती, जानकारी जुटाई होती, तो एक तरफ पति की लाश न सड़ रही होती, उसके लिए पुलिस वाले इंतजार न कर रहे होते, और दूसरी तरफ वो अपनी एक नई जिंदगी में सुहागन बनकर सुहागरात न मना रही होती। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ।